हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडियो क्लासेस। मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। मैं आज आपको लेक्चर नंबर 2 में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका एग्जैक्टली रोल क्या है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता के रखा था, मैं फिर से आज आपको लेक्चर नंबर 2 में इसको री एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले जो इनकी एप्लीकेशन होती है, इसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो जो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी है, हाउ वी कैन चेक इट। तो लेट्स सी, हम 1 बाई 1 करके यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है हमारा, वो है स्टेबिलिटी ऑफ, अगर देखेंगे क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ क्या है बच्चों, कार्बोनियम आयन। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें तो एसिडिक और बेसिक वही चीज़ हो गई है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे 1 बाई 1 हम देखने वाले हैं और विथ एक प्रॉपर एग्जाम्पल में। तो चलो लेट्स सी कि कौन कौन सा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या है हमारे पास, कार्बोनियम आयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है, प्लस आई की वजह से, क्योंकि अपने को क्या करना है कि हमने पहले भी पढ़ लिया था कि प्लस आई माइनस आई एक ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से या तो स्टेबिलिटी कम होगी या तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ या तो रिएक्टिविटी कम होगी या तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरी चीज़, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या तो क्या होगी, कम होगी। एंड नेक्स्ट जो प्लान है हमारा, जैसे कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, अगर या तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या तो वो भी कम होगा। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है, इसमें 3 डिग्री आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बन जो है 3 डिग्री है। एक्चुअली इसे 3 डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, जो चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा है इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। और ये कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन है, जैसा आपको पता है 3 डिग्री है। क्यों 3 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से 3 अदर कार्बन क्या है, कनेक्टेड है। देख सकते हो, तो जिस कार्बन से 3 अदर कार्बन कनेक्ट है, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं 3 डिग्री। अगर यहाँ पे इस कार्बन में आप देखते हो 2 अदर कार्बन कनेक्ट है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे सिर्फ 1 ही कार्बन कनेक्ट है, दैट्स वाई यू कैन से 1 डिग्री। तो डिग्री मतलब इसे हम बोल सकते हैं टर्शियरी, इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी, और इसे बोल सकते हैं प्राइमरी। ठीक है। एक्चुअली जो मिथाइल है इसको हम बोल सकते हैं सुपर 1 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, सुपर 1 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग्स, व्हाट वी कैन से, सुपर 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बोकैटायन के साथ कोई अदर कार्बन कनेक्ट नहीं है। सो हम बच्चों यहाँ पे इसको बोल सकते हैं सुपर 1 डिग्री। ये याद रखना आपको, शायद नया नाम है आपके लिए, बट अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज फील नहीं होगी। तो चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि चलो ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये सारी चीज़ें है, तो इससे तो कुछ डिसाइड नहीं होता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। शायद आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, उसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जितनी बार अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी होता है। तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, रेस्ट एग्जांपल आपको करने हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट की। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है टर्शियरी का, वो देखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कैसे होगा, तो जस्ट टेक इट, इसको हम लेते हैं यहाँ पे और इसको हम देखते हैं कैसे होता है। आपके पास देखो यहाँ पे CH3 है, सेम चीज़ मैं ले रहा हूँ, इसको बस ओपन कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर में। यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे भी है H आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो क्या है, प्लस है। एक मिनट बच्चों, देखो
ये है प्लस आपके पास। और एक काम करते हैं कि बाकी के 2 कार्बन को हम कंडेंस फॉर्म में ही प्लेस करते हैं एंड नेक्स्ट कार्बन को ओपन करके रखते हैं, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होता है या डिलोकलाइज होता है। ठीक है, हमें देखना है सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन, क्योंकि हमें इससे देखना पड़ेगा कि एक कार्बोकैटायन की, जिसे हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या कार्बोनियम आयन लिख सकते हो, कार्बोकैटायन, याद रखना, देख सकते हो। प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। और प्लस आई जो होता है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, वैसे ही प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑफ कार्बन भी होता है। हम यहाँ पे 1 एग्जांपल लेंगे और उसको देखेंगे यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ पे इस टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो लेट्स चेक हियर। तो देखो ए भी प्लस आई है, ए भी प्लस आई है, ए भी प्लस आई है, बट प्लस आई के बढ़ जाने की वजह से तो स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको एक और भी एग्जांपल दूंगा और वहाँ पे हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल करके। तो लेट्स सी, यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर कि जैसे CH3 है और यहाँ पे हमारे पास भी CH3 है और यहाँ पे अपने पास क्या है, दूसरा CH3 आ गया जिसके पास हाइड्रोजन तो है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ओब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अगर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन तो हमारे पास यही है, क्योंकि अल्फा कार्बन से कनेक्ट होने वाले क्या होते हैं हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन ही होते हैं। तो ये क्या करेगा, कार्बन इस अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी ओर पुल करेगा। और जब ये पुल कर रहा है तो आप देख सकते हो कि इनके बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। एटम शिफ्ट नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग्स, एटम नहीं शिफ्ट हो रहा है, बल्कि क्या शिफ्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो बाकी को जो जितने भी है एज इट इज आप राइट करो, कोई चेंजेस नहीं करना है। बस आपको देखना क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव आ जाएगा और रेस्ट जो हाइड्रोजन है आप एज इट इज उसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, तो अभी इस हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो शिफ्ट हो गया उनके बीच में। तो सेम थिंग्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका जो बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम बनने वाला है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको जैसा दिख रहा है पहले जितने भी हैं उसको एज इट इज लिख लो। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि अब होगा क्या कि यहाँ पर जो था हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड वो इसके बीच शिफ्ट हो गया और प्लस इसके ऊपर आ गया। आप देख सकते हो प्लस किसके पास आ गया, इस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड था वो दूसरे वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया। क्योंकि इसी को तो हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। आगे देखते हैं, यहाँ पे वन मोर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो इस हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो इसके लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ऐसे हो सकता है। तो रेस्ट जो है आपको एज इट इज लिख देने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाना है कि किस तरीके से हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो अदर हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो देखो अभी क्या था, इसके पास प्लस था, आपने देखा यहाँ पे, तो इसका जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। शायद आपको दिखाई दे रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। आगे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, आगे भी हम देख सकते हैं कि आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो देखो अभी इसके पास क्या प्लस है, अब इसके पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है उससे तो वापस नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कसम खा लिया कि नहीं लूँगा, लेकिन ले सकता है। अभी देखो कैसे, लेकिन इसके पास दूसरा भी ऑप्शन है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो कौन शिफ्ट होगा पहले,
पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड पहले शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी कंप्लीट। कार्बन फिर से अपने प्रीवियस वाले फॉर्म में आ जाएगा जहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। तो देखते हैं यहाँ पे, देखोगे आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन आपका देख सकते हो कि पहले जैसा हो गया है, यहाँ पर जैसा था, देख रहे हो, सेम टू सेम हो गया। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन को ओपन करके बॉन्ड शिफ्टिंग दिखाया है, सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन दिखाया है, वैसे ही आप इसमें भी दिखा सकते हो और इसमें भी दिखा सकते हो। लेकिन बच्चों इसमें एक बात याद रखना है आपको कि जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, आप देख सकते हो यही एक ही सेंट्रल एटम है। जिस तरीके से पाई बॉन्ड इस कार्बन का और इस कार्बन का लिंकेज शो कर रहा है, यानी इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हो, तो वैसे ही पाई बॉन्ड इनके बीच में भी फॉर्म होगा, इनके बीच में भी फॉर्म होगा। तो पाई बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो 3 टाइम्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 टाइम्स फॉर्म हो रहे हैं और सेंट्रल एटम एक ही है, तो ऐसे में हम पाई बॉन्ड को सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। कितनी बार? एक बार। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जितनी बार भी शिफ्ट हो वहाँ पे हो रहा है, हर एक सिग्मा बॉन्ड को हमें काउंट करना है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 3 टाइम आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन, और हर अल्फा कार्बन से आप देखोगे 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 9, ईच के 3, तो टोटल हो गया 9। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हर कार्बन के बीच क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, क्योंकि सेंट्रल एटम एक ही है, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पाई बॉन्ड एक ही काउंट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल एटम है एक ही है, यानी देयर इज ओनली 1 सेंट्रल एटम, सो वी विल हैव टू ओनली सिंगल पाई बॉन्ड, रिमेंबर दिस थिंग। तो टोटल कितने हो गए, 9 टाइम सिग्मा एंड 1 टाइम पाई। तो जितनी बार यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, याद रखना आप। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ यू डिसाइड, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला वाला है या दूसरा वाला। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट वन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि वो जितने भी कार्बन है अल्फा कार्बन, उन हर एक अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इस वजह से फर्स्ट वन की जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। सेकेंड वन में अगर आप देखोगे तो कितने अल्फा कार्बन है, 1, 2 and 3। ऑल्सो हियर इट इज हैविंग हाउ मेनी, 3 अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब 3 अल्फा कार्बन अगर है यहाँ पे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो फर्स्ट वन में अगर देखोगे 3, सेकेंड वन में भी देखोगे 3, लेकिन थर्ड वन में कितने हैं, 2। प्लस आई तो है, लेकिन जो कार्बोकैटायन है अगर आप देख रहे हो कितने अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है, ओनली 3। और हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, तो कितने टोटल अगर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, फर्स्ट वन में एंड देन सेकेंड वन में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो याद रखो आप कि ये जो भी अभी हमने एग्जांपल लिया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। आगे हम लोग ये भी देखने वाले हैं, फ्री रेडिकल्स में भी देखेंगे कि कैसे वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी। ये भी हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी। रिमेंबर दिस थिंग, जितना होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी आप क्या है, कार्बोकैटायन।
आई थिंक नाउ यू कैन डू कि विच इज़ द मोर स्टेबल, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों होता है ये मैंने इसके पीछे का रीज़न बताया। ठीक, चलो नेक्स्ट वी कैन डू हियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। आपको सेम ही देखना है, क्योंकि इसमें भी आपको देखना है कि किस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और किस तरीके से इसमें भी बॉन्ड और ब्रेक ऑफ फॉर्म होते हैं। इसमें भी प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी आपके पास हाउ मेनी प्लस आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, एक 1, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, आप देख सकते हो। तो हाउ मेनी प्लस आई इज देयर, 3। इसमें कितने हैं, ये 1 2 एंड दिस इज द ओनली 2 एंड हियर ओनली 1 एंड हियर देयर इज नो, क्योंकि ये वही फॉर्म में जो आपके पहले वाले एग्जांपल में था। फ़र्क इतना है कि उसमें कार्बोकैटायन था, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। सेम चीज़ आप दिखा सकते हो, फ्री रेडिकल के बेस पर हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चलो वन एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कौन सा लेता हूँ इसमें से, पहला ही लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो लेट्स सी, फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें भी। तो देखो ये जो कार्बन है आप अगर लेते हो तो सी है, इसके पास फ्री रेडिकल है, दिस वन आई हैव टेकन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 है, और यहाँ पे भी आपका CH3 था। इसके हाइड्रोजन को आप क्या करो, ओपन कर दो, जिससे आपको एटलीस्ट पता तो चले कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं तो एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ऑब्वियसली इफ एनी 2 एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड, अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जो सिंगल बॉन्ड होता है कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 2। अगर वो ब्रेक भी होगा तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर करके बॉन्ड फॉर्म किए थे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का यही सीन होता है कि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप देख सकते हो, तो इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो इस बॉन्ड पे जब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो बॉन्ड ब्रेक होते ही इसके पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसके पास। तो ये जो फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन है और ये जो फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन है आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक यहाँ पे बच रहा है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स। इसी को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, आप देख सकते हो। क्योंकि इनके बीच भी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच आपस में क्या हो गए, बॉन्ड फॉर्म हो गए, और हाइड्रोजन बेचारा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे ही रह गया, आप देख सकते हो। अब क्या होगा आगे, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेक्स्ट स्टेप्स में आप दिखा सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टेप्स में दिखा देता हूँ आपको। तो वेट अ सेकेंड, आपको इसको प्रॉपर में दिखाता हूँ। CH3 है, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, और यहाँ पे मैंने लिया था आपके पास यहाँ फ्री रेडिकल, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दिखा दिया था। मैंने बोला ये जब ब्रेक होगा इस तरीके से तो आपका नेक्स्ट स्टेप्स में क्या आना चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास CH3 आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मैंने लिख ही दिया था, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करा था तो इसके पास फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप्स में फिर से अगर आपको दिखाना है तो फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस हाइड्रोजन के पास भी क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो लेट्स सी, तो CH3 है, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और इस हाइड्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज। फर्दर जब आप आगे देखते हो यहाँ पर तो क्या होगा, देन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड किस में जाएगा, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये भी किस में जाएगा, फ्री रेडिकल फिजन में जाएगा। तो देखो यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे लाइक दिस। तो रेस्ट आप एज इट इज लिख दो,
देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास इस हाइड्रोजन के पास आप देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिस वन आप देख सकते हो ऐसे। अब नेक्स्ट में आप क्या करने वाले हो, फिर से वही सीन, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जिसे हम होमोलिसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा दिस वन, तो यहाँ पे फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो लेट्स सी यहाँ क्या हुआ, CH3 और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। और यहाँ पे कार्बन फिर से अपने प्रीवियस फॉर्म में आ गया इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक मिथाइल में आपको दिखाया कि यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होके कंटिन्यूसली वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पहले किस में जा रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में, फिर क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्म करता जा रहा है 1 बाय 1 करके ऐसे। तो यहाँ पे मैंने एक मिथाइल में दिखाया, वैसे ही सेकंड मिथाइल में भी होगा, वैसे ही थर्ड मिथाइल में होगा। सेम सीन है जैसा आपने यहाँ पे कार्बोकेटायन में किया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी है सेम। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एप्लीकेशन जो हमारा होता है, एप्लीकेशन ऑफ किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, उसमें हमें देखने होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हमें देखने होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑफ कार्बन। क्यों होता है, क्योंकि जितना प्लस आई होगा उतना ही स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटायन का, उतना ही स्टेबिलिटी होगा कार्बन फ्री रेडिकल्स का, जितनी बार वहाँ पे प्लस आई होगा। लेकिन प्लस आई होने की वजह से स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, जो मैंने आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके दिखा दिया है। तो मैं आपको एक मिथाइल के हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया हूँ, वैसे ही आप सेकेंड और थर्ड के करके देख सकते हो। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाले हैं, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ये याद रखना आप। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्या है यहाँ पे। लेट्स सी, अब देखो यहाँ पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सिंपल, कार्बन आयन के लिए एक सीन है, ये जस्ट अपोजिट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। तो आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर प्लस आई की वजह से बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किसकी वजह से बढ़ेगा, माइनस आई की वजह से। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कार्बन आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें प्लस आई कम होगा। तो जिसमें प्लस आई कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी कार्बन आयन में। तो देखो यहाँ पे इसके पास, हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस आई तो है ही नहीं, यहाँ तो प्लस आई है ही नहीं। इसमें सारे क्या है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन कंपैरेटिवली दिस मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप कम देगा। लेकिन यहाँ पे इसको ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है ना, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी है इसके पास ना। तो प्लस आई की वजह से आप सोचोगे कि भाई प्लस आई की वजह से क्यों यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है, व्हाट इज द रीज़न। तो रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन को तो वैसे रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और अगर मान लो यहाँ पे कार्बन के, जैसे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट, देखो ये है ना। अब ज़बरदस्ती अगर आप इलेक्ट्रॉन देने की भी कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये तो प्लस आएगा, लेकिन ये फिर से, तो इसका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन, इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, माइनस माइनस का, क्योंकि पहली बात तो इसको चाहिए ही नहीं। हम ज़बरदस्ती देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रहेंगे तो उनके बीच रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब जो प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो जो कार्बन है सेंट्रल एटम अपना, जो कार्बन सेंटर में है, उसके पास तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लेगा, क्या, बिल्कुल नहीं लेगा ना, अवॉइड करेगा लेने से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि जो कार्बोकेटायन आपने पढ़ा उसमें कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, याद रखना क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन आपने पढ़ा वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन आयन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, आपको क्या लग रहा है होना चाहिए,
तो याद रखना, मैंने अभी स्टेबिलिटी बताया कि प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। ये नोट करना है आपको। माइनस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस आई अपनी ओर विड्रॉ करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लूँ, देखो वही चीज़ है, जैसे एक एक करके लेता हूँ, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वही पार्ट लिया जो आपको है, वही पार्ट लिया। कैसे स्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि माइनस आई है, सीधा सीधा आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग इधर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कार्बन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, कार्बन के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो ऐसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, किसका, कार्बन का। तो ये बॉन्ड यहाँ पे फिर शिफ्ट होगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देखते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस जो होता है आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ कॉन्जुगेशन है बॉन्ड शिफ्टिंग का। किसका, बॉन्ड शिफ्टिंग का क्या है, कॉन्जुगेशन है। इस वजह से यहाँ पे इस कार्बन की स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन है कंपेरेटिवली दिस से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, याद रखना। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से कार्बन आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। आपको इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और मैं दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले आपको समझ लेना कि यहाँ पे याद रखो कि प्लस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ किसके, कार्बन आयन के, कार्बन आयन्स के, याद रखो। और अगर यहाँ पे माइनस आई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स के। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को नोट कर लो अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं, ऐड कर देना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, अभी यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको। तो चलो देखते हैं कैसे। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखना है कि कॉमन ग्रुप कौन सा है। अगर आप सही तरीके से माइनस आई और प्लस आई को यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि विच ग्रुप कंपाउंड्स विल हैव इन सिमिलर वे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास COH ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ पे भी COH ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ पे भी देखो COH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हर एक में क्या है, सेम है। सेम तो दिखाई दे रहा है ना आपको। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, वो आपको चेक करना है। डिफरेंट अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या है, एक प्लस आई है, दिस वन। यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस आई के साथ साथ आपके पास एक क्या है, माइनस आई भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस आई के साथ, यानी ओनली वन प्लस आई, बट हाउ मेनी माइनस आई, 2 टाइम्स माइनस आई है आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन विल वर्क एज अ प्लस आई, लेकिन फ्लोरीन विल वर्क एज अ माइनस आई। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स आप बोल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर है, उसके ऊपर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। सो व्हाट यू आर फीलिंग हियर, कि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो प्लस आई है इसमें कम है और माइनस आई इसमें क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे प्लस आई उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो सेम ही मिलेगा, लेकिन माइनस आई क्या है, कम है। यहाँ पे प्लस आई माइनस आई दोनों सेम है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्लस आई है, यहाँ तो माइनस आई है ही नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ पे माइनस आई बढ़ रहा है, जैसे जैसे माइनस आई यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो चलो इस पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज करो आपके पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, OH है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो CH2 आ जाएगा, और इसके साथ एक फ्लोरीन मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्या है, OH है,
थर्ड है आपके पास यहाँ पे। अगर देखते हैं तो सपोज करो आपके पास CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा F और यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, चूज करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा है, विच इज़ द मोर एसिडिक। तो आप देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको किस में -I ज़्यादा है और किस में कम है ये देखने हैं, और किस में +I ज़्यादा है और किस में कम है। तो पहले केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, +I 1 2 3, ये देख सकते हो। और इसमें देखो A भी OH रख रहा है, A भी OH रख रहा है, A भी OH रख रहा है, लेकिन इसमें 3 टाइम +I है और एक सेंटर में है, तो सेंटर वाला भी आप काउंट कर सकते हो। इसमें भी आप देखोगे 1 2, यहाँ पे 3 है +I, लेकिन एक साथ साथ क्या है, -I है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें +I कितने हैं, 2, और यहाँ पे 3 तो है, इसमें भी -I है। अब आप इसमें 2 चीज़ें देख सकते हो। क्या, पहले वाले केस में +I सेंट्रल एटम को लेके 4 टाइम्स है, दूसरे वाले केस में +I सेंट्रल एटम को लेके 4 टाइम्स तो है, लेकिन उसमें एक -I भी है। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या देख सकते हैं, 4 टाइम हमारे पास क्या है, +I। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइम्स क्या है, +I 3 टाइम्स, लेकिन इंक्लूडिंग सेंट्रल कार्बन दैट ऑल्सो विल बी हियर द 4 टाइम। 1 टाइम क्या है इसमें, -I है। तो भी आपको देखना है कि 1 टाइम इसमें क्या है, -I है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट में आपको क्या देखना है कि यहाँ पर +I 3 टाइम्स है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम। हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम हमारे पास +I है, बट 1 टाइम क्या है, -I। तो आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, वही जिसमें +I सबसे ज़्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, बट बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। फिर इसकी है बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और यहाँ पे फिर इसकी है। तो इसका मतलब सबसे देखा जाए सबसे ज़्यादा +I फर्स्ट वन में है, इस वजह से +I जिसमें ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो लेट्स सी ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फर्स्ट का हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड। तो कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, थर्ड वन, ये है थर्ड वन। तो थर्ड वन क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है अगर देखा जाए तो, आप नोट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, वो भी देखते हैं कैसे होता है। लेट्स सी, देखो अभी हमारा यहाँ पे आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, क्योंकि हमने देखा क्या किस तरीके से -I की वजह से कोई भी कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक था, तो वैसे ही किसी भी +I की वजह से कोई भी कंपाउंड कैसे ज़्यादा बेसिक होता है, दैट वी विल हैव टू सी हियर। चलो देखते हैं। आपको पता है कि इसमें कौन सा ग्रुप है, सबसे पहले आप देख सकते हो अमाइन ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप जो होता है बेसिक कैरेक्टर की शो करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये अमोनिया है, इट इज ऑल्सो हैविंग हियर नाइट्रोजन, इट ऑल्सो विल हैव हियर लोन पेयर, रख ही रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हैं NH2 है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो जो लोन पेयर आसानी से अपना दे दे उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। शायद आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड एंड लुईस बेस। क्या होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब ये होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे उस बेस पे भी आपको देखना है कि जो अपना लोन पेयर आसानी से किसी और को दे दे, खुद के साथ बॉन्डेड एटम को या किसी अदर जो इफेक्टिव कंपाउंड है उसको नहीं। इसका मतलब ये आ रहा है कि जो दूसरे को दे दे, इनकमिंग जो ग्रुप है उसको दे दे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है, अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि दिस वन विल बी मोर बेसिक देन दिस देन दिस। व्हाट इज़ द रीजन, ऐसा रीजन क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक है। फर्स्ट रीजन इज देयर कि +I जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिक कैरेक्टर आप कह लो, या आप यहाँ पे कह सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो। +I जिसमें ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा।
तो इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है जो एक प्लस आई का काम कर रहा है। यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑल्सो विल वर्क हियर द प्लस आई। बट यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, और आपको पता है कि बेंजीन जो होता है इसमें एस परसेंटेज होने की वजह से वो किसका काम करता है, माइनस आई का। एस परसेंटेज क्या है आपको पता होगा कि एस परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे उसकी माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा, इट मीन्स दैट विल वर्क एज अ माइनस आई। अब वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, माइनस आई का। अगर देखें तो सपोज करो कि अगर आपके पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास CH2 है, यहाँ पे CH2 है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास CH है और यहाँ पे CH है। देख सकते हैं, आई हैव टेकन हियर द 3 मॉलिक्यूल। कौन कौन सा, फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि सिग्मा है 1 इन कार्बन कार्बन के बीच में, और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, 1 सिग्मा है और 1 पाई है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा है और 2 पाई है। तो होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा, मैं दिखा देता हूँ कि किसी भी कार्बन के बीच में अगर 4 सिग्मा आता है तो इट मीन्स दैट विल बी द sp3। अगर 3 सिग्मा आता है दैट मीन्स दैट विल बी द sp2। अगर यहाँ पे 2 सिग्मा आता है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, sp। क्या हो गया, sp। दिस इज द sp। अगर यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या है, s कैरेक्टर कितना है इसमें, अगर देखा जाए तो p 3 टाइम्स है, s 1 टाइम है। इट मीन्स हियर द s कैरेक्टर ओनली 25% एंड p विल बी हियर द 75%। एंड हियर यू कैन सी कि s कैरेक्टर विल बी मोर देन फर्स्ट वन। वाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास s है और p ओनली 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ रहा है 33 पॉइंट और 66 या 67 आप सीधा लिख सकते हो। तो 33% या 67% यहाँ लिख सकते हो। एंड इस केस में जो थर्ड वाला केस है यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली 50% एंड 50%। तो सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर आपको किस में दिखाई दे रहा है, इसमें, तो फिर इसमें, फिर इसमें। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा, इसका। तो जिसमें एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो बेंजीन का अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर का मैं दिखाऊंगा आपको, तो बेंजीन में ऐसे है। सपोज करो कि यहाँ पे हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और बेंजीन में देख सकते हो कि यहाँ पे हर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हर जगह तो क्या है, कार्बन ही है। तो कार्बन होने की वजह से वहाँ पे उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड भी है, आप देख सकते हो यहाँ। तो डबल बॉन्ड है मतलब ए भी क्या है, sp2 है, ए भी क्या है, sp2 है। हर कार्बन यहाँ पे क्या है, sp2 है। ईच एंड एवरी कार्बन क्या है, sp2 है। तो अगर sp2 है तो इतने सारे sp2 है, और ऊपर से किस में जाता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड में जाता है, क्योंकि रेजोनेंस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ हमें देखना है बेसिक कैरेक्टर, और हर किसी कार्बन में एस कैरेक्टर क्या है, अप्रॉक्स 33%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से अपना जो लोन पेयर है किसी को दे नहीं पाता। किसको देता है, एक खुद का जो लोन पेयर है इसका, ये रिंग में किस में जाता है, रेजोनेंस में जाता है। जब रेजोनेंस में जाएगा तो इसका मतलब किसी को देने के लिए अवेलेबल होगा, बिल्कुल नहीं। अगर देने इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल नहीं है, इट डज मीन कि इसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या है, कम है। तो यहाँ पे इसके पास न तो कोई प्लस आई है एक्सट्रीमली और ना ही कोई माइनस आई है, इसका मतलब ये किसी को दे सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो इसके पास क्या है, प्लस आई है, इट मीन्स दैट कैन ईजिली गिव द इलेक्ट्रॉन टू द अमाइन ग्रुप, एंड देन अमाइन ग्रुप कैन बी इजिली गिव टू अदर ग्रुप। जो इनकमिंग ग्रुप है उसको अमाइन आसानी से दे सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो। क्या है यहाँ पर कि आपने देखा क्या कि इसमें कि जो अमोनिया है इसके पास न तो कोई प्लस आई है एक्सट्रीम और न तो कोई माइनस आई। यहाँ पे एक प्लस आई है, इस वजह से, इसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल होगा किसी और को देने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम कोई प्लस आई नहीं है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन भी देने का ही काम करता है, हाइड्रोजन भी तो बच्चों देने का ही काम करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपेरेटिवली इससे तो इसकी देने की जो कैपेसिटी है वो कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजीन माइनस आई का काम कर रहा है।
तो इसलिए बेंजीन खुद ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, लेता है। और जो खुद ही ले रहा है क्या किसी को दे पाएगा, बिल्कुल नहीं। इस वजह से यहाँ पे इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है कम है। देखो इसके अलावा कुछ चीज़ें और है बेसिक कैरेक्टर में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अमाइन का ही एग्जाम्पल है। अमाइन के एग्जाम्पल में आपने देखा क्या कि प्लस आई जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही अमाइन ग्रुप एक्वस फेज में है तो क्या होगा, लेट्स सी एक्वस फेज की बात करते हैं। तो एक्वस फेज में अगर देखा जाए, एक्वस फेज इसमें 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनकी बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिक कैरेक्टर के लिए वो कौन कौन से ऐसे 3 फेज है, लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से। देखो सबसे पहले आता है हमारा प्लस आई। प्लस आई जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, इन्हें याद रखना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्लस आई के ऊपर बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेरिक रिपल्सन, जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, एक्वस फेज में कम होता है, याद रखना। थर्ड अगर हम देखें सॉल्वेशन एनर्जी आता है, तो कहीं ना कहीं सॉल्वेशन एनर्जी भी हमारा बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में एक फैक्टर का रोल शो करता है। तो देखा जाए यहाँ पे ये 3 ऐसे फैक्टर है जिसके बेस पे हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस डिसाइड करते हैं एक्वस मीडियम में या एक्वस फेज में। एक एग्जांपल लेता हूँ जो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे CH3 है, NH2 है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर CH3 है, N है और यहाँ पे CH3 है, दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड है आपके पास यहाँ पे CH3 है, N है और CH3 है। एंड फोर्थ है यहाँ पे आपके पास अमोनिया ले लो। देखो ये अमोनिया ले लिया आपने। अब आप बताइए इसमें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिक कौन सा होगा अगर देखा जाए तो, विच विल बी हियर द मोर बेसिक। तो ये जो तीनों फैक्टर है एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे डिसाइड किया गया, यहाँ पे एग्जामिन किया गया, डिटरमाइन किया गया कि इन तीनों फैक्टर की वजह से हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्लस आई में है। तो अगर ये प्लस आई में है तो प्लस आई की वजह से नो डाउट बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेरिक रिपल्सन भी तो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर ये स्टेरिक रिपल्सन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस आई जब इसमें बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी बढ़ रहा है जो वाटर में डिजॉल्व होने नहीं देगा, और इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लस आई की वजह से बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इट डज मीन कि यहाँ तीनों के बेस पे ओवरऑल जो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर डिसाइड किया गया, तो ये डिसाइड किया गया कि जो सेकेंड वन है दिस वन CH3NH CH3 का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एंड देन ये जो फर्स्ट वन है CH3NH2 इसका बेसिक कैरेक्टर होगा। एंड देन अपना टर्सरी आएगा अमाइन, कौन सा, टर्सरी। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, भूलना नहीं है। और एंड देन अमोनिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस फेज। एक इसमें है एक्वस फेज में है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अभी मैंने आपको दिया है मिथाइल अमाइन का एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको देने वाला हूँ एग्जाम्पल इथाइल अमीन का, और जो आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। तो नोट कर लो इसको। एंड देन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इथाइल अमीन का। लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH2 का, सेकेंड CH3 CH2 होल ट्वाइस NH है आपके पास, एंड थर्ड है CH3 CH2 का होल थ्राइस N है, एंड देन फोर्थ है आपके पास अमोनिया। Now you have to decide here कि which is the more basic in nature in aqueous phase. In aqueous phase, you have to decide
कि इन एक्वस फेज में कौन सा मोर बेसिक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको इसका आंसर बताना है, नोट कर लो। नहीं आएगा तो आप मुझे डॉम कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता सकता हूँ फिर। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आता है अपने पास, यहाँ पे आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कहीं ना कहीं इसमें भी प्लस आई और माइनस आई का सबसे बड़ा रोल होता है। प्लस आई और माइनस आई का सबसे बड़ा रोल होता है। तो क्या है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? सबसे पहले तो आपको जानना है कि कार्बोनिल है क्या। कार्बोनिल के लिए अगर हम देखें तो कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल। कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल। अब ये जो कार्बन है एक साइड में हो सकता है कि हाइड्रोजन से कनेक्ट हो, दूसरे साइड में हाइड्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है, अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है, अराइल ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी यहाँ पे ग्रुप हो सकते हैं। रिमेंबर, अगर इसमें से कोई भी ग्रुप है और वन साइड हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। लेकिन यही अगर कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड में कार्बन से कनेक्ट हो, या तो अल्काइल ग्रुप या तो अराइल ग्रुप के कार्बन से, तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। याद रखना इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड्स हो गए, ठीक है। ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? कार्बोनिल के। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो शायद आपने पढ़ा था पहले भी क्या कि जो रिएक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा कह सकते हो हमारा क्या होना चाहिए, उतना ज़्यादा तो रिएक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? स्टेबिलिटी बढ़ने के पीछे रीजन मैंने बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल है। विच कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होता है या रेजोनेंस होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अगर सीन हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेने। अगर वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, तो आपको देखना कितने रेजोनेंस वहाँ पे हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है यहाँ और किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के पास आपके पास देखोगे ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन है? ओनली हाइड्रोजन। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो इस कार्बोनिल के पास, तो इस कार्बोनिल के पास यहाँ पे अल्फा कार्बन है। वाई आई एम सेइंग दिस इज द अल्फा कार्बन? क्योंकि यहाँ पे जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। आप देख सकते हो। तो मैंने आपको इसके पहले जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया था तो उसमें मैंने क्या सिखाया कि कार्बो जो कैटायन होता है उसके एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं वही हमारा क्या होता है? अल्फा कार्बन। और उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर ये जो कार्बन है अगर पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है तो इसके बाजू में कितने कार्बन है? इसके कितने एडजेसेंट कार्बन है? ओनली वन एडजेसेंट कार्बन है। अगर यहाँ पे वन एडजेसेंट कार्बन है तो इट डज मीन कि इस एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इट मीन्स इट हैज़ द 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो तो इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। क्योंकि ओब्वियसली ये भी अल्फा क्यों है? क्योंकि आपका ये बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो इधर मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में भी एडजेसेंट कार्बन है, भी एडजेसेंट कार्बन है। तो दोनों एडजेसेंट कार्बन है ना, इसका मतलब इन दोनों एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और इनसे कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे अगर देखेंगे तो होगा क्या यहाँ पे? अगर देखा जाए तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर भी कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कंपेयर अगर करते हैं तो इसमें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन था ना। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? इसमें। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी।
तो स्टेबिलिटी देखो इसका ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मैंने अभी आपको सिखाया कि क्या कि रिएक्टिविटी जो होती है इन्वर्स होता है स्टेबिलिटी के। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, क्या है कि रिएक्टिविटी इन्वर्स होता है किसके, स्टेबिलिटी के। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। पहला तो कॉज ये हो गया, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, रीजन बल्की ग्रुप। जिस किसी में बल्की ग्रुप ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बल्की ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अब आप डिसाइड करो यहाँ पे सबसे बड़ा बल्की ग्रुप किसके पास है, या सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप किसके पास है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे चलो बताओ। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कंपैरेटिवली क्या होता है, एक लाइटर ग्रुप होता है अपने पास, लाइट कह सकते हैं इसको, बहुत छोटा ग्रुप होता है। उसके कंपेयर यहाँ पे दोनों साइड में क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक साइड में क्या हाइड्रोजन है। थोड़ा सा एक बल्की ग्रुप क्या वो बड़ा, जो थर्ड केस है उसमें दो बल्की ग्रुप आ गए, दिस वन और दिस वन। अब इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करना चाहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, क्योंकि बल्की ग्रुप है। जब स्टेरिक रिपल्सन होगा तो अटैक करने से उसे रोकेगा। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, बल्की ग्रुप नहीं है, टू लाइटर ग्रुप्स हैं ओनली कार्बोनिल के साथ। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भी तो आसानी से करेगा यहाँ पे, और जाके कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। देखो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो मैंने बता के रखा है कि न्यूक्लियोफाइल इट इज सच काइंड्स ऑफ द स्पीशीज विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो, या विच हैव नेगेटिव चार्ज। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज रखता है वो भी क्या किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये किसको देगा, ऑब्वियसली दिस कार्बन को। तो इस कार्बन को देने के लिए होना क्या चाहिए हमारे पास, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये कार्बन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के रखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जब पुल करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और कार्बन क्या हो जाएगा प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बल्की ग्रुप नहीं है उनके कंपेयर में। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हो, ये होगा दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या किया, अटैक किया। लेकिन अगर यहाँ पे यही आप लेते कीटोन, जिसे हम एसीटोन यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल में, तो देख सकते हैं कीटोन है, तो यहाँ पे दो बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप आपस में तो क्या करेंगे, स्टेरिक रिपेल करते ही हैं, आपस में स्टेरिकली रिपेल तो करते ही हैं। बल्की ग्रुप है ना, आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल इसमें जब अटैक करेगा तो उतने फिजिबिलिटी के साथ अटैक नहीं कर पाता जितने फिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे अटैक कर रहा है। अटैक तो यहाँ भी करेगा, लेकिन यहाँ पे स्लो अटैक करेगा, फास्ट तो करेगा नहीं। अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल जो होता है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर कौन, एसिटल्डिहाइड, एंड देन कौन, एसीटोन। इस बात को नोट करना है। तो याद रखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ए पार्ट मोर रिएक्टिव है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे फॉर्म तो होगा ये भी सेम, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम है। क्यों, मैंने बताया बल्की ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से, बल्की ग्रुप की वजह से। चलो देखते हैं, दिस इज द पार्ट, एंड ये क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव, ठीक है, ए लेस रिएक्टिव है। तो आपको दिमाग में रखने हैं कि ये मोर रिएक्टिव क्यों है और ये लेस रिएक्टिव क्यों है। मैंने आपको बहुत ही एक बेस्ट सा एक छोटा सा कीवर्ड दिया है। वो कीवर्ड क्या है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिएक्टिविटी है। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। तो नोट कर लो इसको। तो यहाँ पे जो होता है कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट हमने डन किया है। और भी कुछ रहेगा, अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप पूछिएगा, मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट हम करेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।